ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी नोवेल कंसेप्ट दैट वी आर फॉलोइंग, दैट इज बिल्डिंग कंसेप्ट थ्रू टेस्ट सीरीज। ओके, सो जस्ट अ रिमाइंडर, कल सभी का 28, 18 और 12 जितने भी टेस्ट सब्सक्राइबर हैं, तीनों का टेस्ट है। 12 का फुल लेंथ है और 28, 18 वालों का हाफ लेंथ है। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute. Comment. सिंपल कमेंट, एन्यूमरेट। ओके, एन्यूमरेट कमेंट। आपने जिन्होंने भी ओके whosoever have written the answers, ओके, डेली आंसर राइटिंग में, तो एक चीज आप समझ लेना दैट जब भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे एन्यूमरेट कमेंट, ओके, तो जनरली आपको फैक्चुअल चीजें ज्यादा लिखनी है। व्हाट आर दी फैक्ट्स? ओके, एन्यूमरेट आर्टिकल 108, दैट इज जॉइंट सिटिंग के बारे में, व्हेन इट इज अप्लाइड, व्हेन इट इज नॉट अप्लाइड। तो एन्यूमरेट का मतलब होता है सिर्फ आपको लिस्ट डाउन करना है और फिर अगर जगह बचे तो अपना एनालिसिस दे सकते हो। लेकिन एन्यूमरेट में और कमेंट वगैरह में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि टू गेट द द फैक्चुअल थिंग्स राइट फर्स्ट एंड देन द एनालिसिस। ओके, ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस आर्टिकल 19, आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। आर फ्रीली अवेलेबल बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट मतलब क्या पूछ रहा है? नॉट एब्सोल्यूट मतलब सिंपल सी चीज है, ये क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल सा है। अगर आप बेसिक, ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिक आप स्टेट कर देते हो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। ओके, ट्राइबल की राइट्स हो गया, हेल्थ के ग्राउंड पे हो गया, ओके, एचआईवी वगैरह जो होता है, ओके, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट वगैरह का क्या कहना है इस बारे में, ये सब आप लिख दोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, कोई ऐसे जादू की पुड़िया नहीं है दैट इसको कोई टॉपर अलग से लिखेगा और आप अलग से लिखेंगे तब आप टॉपर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपने, मैं क्यों भेज रहा हूँ चेक्ड कॉपीज में आपके पास, क्यों भेज रहा हूँ? ताकि आपको दिखाने के लिए कि फैक्चुअल चीजें भी ऐसी लिखी जाती हैं। प्रियांश को मैं नाम से बता रहा हूँ, प्रियांश की कॉपी मैंने भेजी है आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग और आर्टिकल 142 की। ओके, वो मैंने भेजा है आपको, उसको जरा पढ़ के देखना। आर्टिकल 108 वाला जो उसने आंसर दिया है, ओके, ओके, वो वाला आंसर आप पढ़ के देना, उसमें फ्लो देखना कैसा है। फ्लो क्या है मतलब, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो आई हैव अवॉर्डेड 8.5 आउट ऑफ 10। तो फ्लो भी मैटर करता है। सिंपल सा ब्लैंड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आपको लगेगा यस यार ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया, मैंने तो प्रीलिम्स में पढ़ा था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन उसको भी लिखने का तरीका है। देयर हैज टू बी अ फ्लो। ओके, और भी पेपर्स मैंने चेक किए थे आर्टिकल 108 के, ज्वाइंट सिटिंग के और आर्टिकल 142 के, दैट इज द कंप्लीट जस्टिस वाला। लेकिन एक फ्लो जो होता है, अगर आप फैक्चुअल चीजें भी स्टेट कर रहे हो, देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रक्चर, देयर नीड्स टू बी अ फ्लो, उसको ध्यान रखना। दैट्स व्हाई आई हैव सेंड दैट कॉपी। आप मेन चैनल पे भी है और जो अपना ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है डेली आंसर राइटिंग, उस पे भी है। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, ठीक है। Of course, bhai, you can say the tests are 100% flexible right till 1st September 2024. आप वहां तक लिख सकते हो। पहले आप अपना हेल्थ पे ध्यान दो। ओके, यू फोकस ऑन योर हेल्थ, देन रिकवर एंड देन कम बैक एंड राइट। ओके, ensures freedom of movement and residence for citizens respectively throughout India. Okay, article 19 clause 1 clause D and article 19 clause 1 clause E, इसको आप लिख देना। ओके, ये एटलीस्ट मिनिमम आपसे यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि आर्टिकल 19 ओके क्लॉज 1 डी और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ई, इसको आपको आप याद रखें। ओके, आर्टिकल 19 1 भी लिख सकते हो, ऐसी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ई और डी भी याद रहे, लेकिन डी और ई याद रहेगा तो ठीक है। ओके, however, reasonable restrictions under Article 19, Clause 5 can be imposed to protect the interest of the general public and members of scheduled tribes. Okay, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं आर्टिकल्स कैसे याद करूं, हाउ कैन आई रिमेम्बर दी आर्टिकल्स? आर्टिकल्स याद करने का एक ही तरीका है कि जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठे हो तो लेक्सस पब्लिकेशन की, आई थिंक एक लेक्सिस नेक्सस, ओके, नॉट लेक्सस, लेक्सिस नेक्सस की आती है किताब, जिसकी डीडी बसु है, उसी की एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, उसी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, उसको जरूर खोल के बैठना। तो अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो तो वो वाला चैप्टर खोल के रखना, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज व्हाट, लक्ष्मीकांत इज more or less just the summary of the constitution.
जस्ट दी समरी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन की है, तब उसको जब भी आप लिंक करके पढ़ोगे लक्ष्मीकांत के साथ, तब आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। ओके, इट इज ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी आइटरेशंस यू आर डूइंग। ओके, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Because after every polity class, I have one person comes into the DM and ask कि भाई ये मैं कैसे तुम्हारी तरह याद करूं आर्टिकल्स को। भाई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज लाइक 2 साल पढ़ोगे पॉलिटी, आप 2 से 2.5 साल अगर कंसिस्टेंटली पॉलिटी पढ़ रहे हो। अगर 1 साल में करना है तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर पॉलिटी विजिट कर रहे हो आप, चैप्टर्स विजिट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ओके, जैसे वो होता है ना, एनिमे के नाम कैसे याद हो जाते हैं, बार बार देखते हैं, एनिमे के कैरेक्टर्स कैसे याद हो जाते हैं, उसी तरीके से ये भी याद हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बट जीएस टू में, जीएस टू में आपके बड़े काम आने वाले हैं। ओके, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह के भी आर्टिकल्स देख लेना, लेकिन जीएस टू में अगर आर्टिकल्स याद हैं आपको, तो आपको बहुत काम आने वाला है। आई थिंक 10 to 20 प्लेसेस विद इन दी कॉपी, 4000 वर्ड में 10 से 20 जगह आपको काम आएगा आर्टिकल आर्टिकल लिखने में, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दी एग्जांपल्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो रेसिडेंस में क्या हो सकता है? फॉरेनर्स कैन बी डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया फॉर वायलेटिंग रूल्स। तो इसमें क्या हो सकता है? आईएलपी का सुना है अपने, इनर लाइन परमिट, दैट इफ यू आर विजिटिंग अरुणाचल, ओके, यू आर विजिटिंग सर्टेन एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा। ओके, उसमें फॉरेनर्स को अलग से परमिशन लेना होगा। ओके, सो फॉरेनर्स वगैरह जहां नहीं जा सकते हैं, सेंसिटिव एरियाज पे ओनली सिटीजंस कैन गो। फॉरेनर्स को आउट ऑफ बाउंड है, फॉरेनर्स को स्पेशल परमिशन है, तो फॉरेनर्स को डिपोर्ट किया जा सकता है। देन settlement in tribal areas including acquiring land under 6th schedule areas are also restricted। तो 6th schedule में आपको पता है ट्राइबल एरियाज में लैंड आप अक्वायर नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन है प्रोटेक्शन ऑफ कस्टम्स, प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज। ओके, ट्राइबल हेरिटेज और कस्टम्स। देन गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, इट रेस्ट्रिक्टेड रेसिडेंस एंड सेटलमेंट्स ऑफ सिटीजंस इन द प्रीमाइसेस ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ओके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस क्यों रोकना है? बिकॉज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मनी लेंडिंग की है। ट्राइबल्स जो है उनका अभी भी वो पुराने कस्टम्स में रहते हैं। ओके, दे आर वेरी कट ऑफ फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। मनी का कंसेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है उनको। आप अगर उनको जाके ऑफर करोगे कि 50,000 रुपए 24% डेली इंटरेस्ट, डेली के 24% इंटरेस्ट होगा, 50,000 रुपए ले लो। ओके, सो दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, इतना सिंपल लाइफस्टाइल है दैट दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ डेट, और उसके वजह से एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। Alright. Then movement, externment order served on citizens to leave a state or district for a certain period due to their ability to stir violence, make witnesses hostile। जैसे मणिपुर में हुआ था, सर्टेन सिटीजन्स को बोला गया था दैट आप इस चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, चंदेल डिस्ट्रिक्ट वगैरह, नागालैंड में चंदेल डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इसमें आप नहीं आएंगे। ओके, बहुत सेंसिटिव है, आप एक पॉलिटिशियन है, आप एक मैती पॉलिटिशियन है, आप एक कुकी पॉलिटिशियन है। ओके, आपको यहाँ से, आपको मैं अर्ज करता हूँ कि आप इम्फाल चले जाएं, बिकॉज आपके रहने से यहाँ पर लोग वायलेंट हो रहे हैं या लोग में स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वोक हो रहा है। इस टाइप की चीजों में लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। ओके, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो जाता है? लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर में इसको आप रख सकते हो। Then during COVID-19 pandemic, freedom of movement was restricted due to the fear of spread of pandemic. Okay, this is public order again. Okay, health and public order के ground पे हो सकता है। Then inner line permit. Okay, ये एक example है। Then health में एक और है, आता है कि HIV patients का, HIV patients को रोक, okay, because देखो HIV patient generally आपको पता नहीं चलता है who is HIV positive, who has AIDS. Okay, दो चीज होती है, HIV positive एक होता है he can or she can be free from AIDS. HIV positive does not automatically means AIDS. HIV का मतलब क्या होता है कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज प्रेजेंट इनसाइड यू, वो आपके अंदर प्रेजेंट है, डजंट मीन कि एड्स हो गया, लेकिन यू आर एट अ रिस्क टू ट्रांसमिट इट टू अदर पर्संस। और ऐसा होता भी है। ओके, ऐसा क्या होता है कि सपोज इफ यू गेट इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप without telling your partner that okay I am HIV positive, तो क्या होता है, आप पास ऑन कर सकते हो उसको। ओके, आप HIV को पास ऑन कर सकते हो। एक बंदा था चार्ली शीन, आपने नाम सुना होगा, 2.5 Men में आता था। So he actually had HIV positive and he continued to have sexual intercourse. He continued to have sexual intercourse with his multiple partners, और उसने बताया नहीं किसी को, okay, that he is having HIV plus। तो उस तरीके का केस ना हो जाए,
उस तरीके का केस ना हो जाए। ओके, तो HIV पेशेंट्स वगैरह को कर सकते हैं प्रोस्टिट्यूट्स। ओके, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह को वेरेनल डिजीज, या आप उसको कह सकते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इस पे कोर्ट ऑर्डर दे सकती है दैट उनका जो मूवमेंट है वो रोका जाए। ओके, यस, हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड ही थी आई थिंक चार्ली शीन की, जिसने उनको सू किया था कोर्ट में। बट यहाँ पर वो भी कंसेप्ट नहीं है, आप सू भी मतलब बहुत मुश्किल से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अलग सिस्टम है हमारा। ठीक है, वैलिडेशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस और मूवमेंट बाय द जुडिशरी हैज हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इससे आप कंक्लूड कर सकते हो, नो नो इश्यूज। अब हम आ जाते हैं, इवन आफ्टर 3 decades सिंस इट्स फॉर्मल इंसेप्शन, मतलब 30 साल के करीब हो चुका है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिमेन लार्जली इनइफेक्टिव। यहाँ पर क्या बात हो रही है, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी? यहाँ पर कुछ अजम्पशन हो रहा है दैट लोकल गवर्नमेंट इज इनइफेक्टिव। यूपीएससी को पता है कि इनइफेक्टिव है, आपसे पूछ नहीं रहा है क्या लोकल गवर्नमेंट इनइफेक्टिव है कि नहीं। यहाँ पर एक गलती क्या हुई थी एक एस्पिरेंट से, दैट उन्होंने अपना ओपिनियन लिखा था दैट नहीं जी, एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी, और फिर उनका आंसर एंड हो गया था। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि लार्जली इनइफेक्टिव, ये तो स्टेटमेंट दे रहा है यूपीएससी, इसका मतलब यूपीएससी बोल रहा है भाई मेरे को पता है दैट इट इज लार्जली इनइफेक्टिव, मेरे को मत बताओ, मुझे आपका ओपिनियन नहीं सुनना इस बारे में। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू, मूव ऑन। मतलब अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ओके, फंक्शनिंग एज मियर एजेंट्स टू डू द बिडिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एट हायर लेवल, तो ये स्टेटमेंट है। ओके, ये स्टेटमेंट है, यूपीएससी इज टेलिंग यू दिस दैट दिस इज अ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, प्लीज बिल्ड योर आंसर अराउंड इट, डोंट टेल मी वेदर दिस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट इज करेक्ट और नॉट। यहां से क्वेश्चन, डू यू, ओके, डू यू अग्री विद दिस व्यू, अब आपसे पूछ रहा है। यहां पर यूपीएससी कुछ भी लिख सकता था आगे। ओके, आप मुझे मेजर्स बताएं, देन सजेस्ट मेजर्स टू मेक इट एन इफेक्टिव सीट ऑफ गवर्नेंस एट ग्रासरूट लेवल। कल की क्लास में मैंने बताया था दैट मेजर्स हो, अगर मेजर्स पूछ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको लिखना है। ओके, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको लिखना है, और गड़बड़ी के पहले आपको गड़बड़ी बतानी है। वट एवर द प्रॉब्लम इज, इसके मेजर्स लिखने से पहले एटलीस्ट enumerate the problems, okay, or just write down the problems. Okay, these are the problems that I am facing, or this scheme is facing, or this policy is facing, or this concept is facing in India. Okay, अब देख लेते हैं तो व्हाट वाज आस्क्ड कंटेक्स्ट में क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। एटलीस्ट यूपीएससी एग्जामिनर को आप बेसिक नॉलेज ट्रांसमिट करोगे कि मिस्टर एग्जामिनर और डॉक्टर एग्जामिनर और प्रोफेसर एग्जामिनर, आई नो स्टफ, आई नो माई फैक्ट्स, आई नो माई एक्ट्स, आई नो यू नो किस कंटेक्स्ट में यूपीएससी पूछ रही है। तो जनरली ये चीज ट्रांसमिट कब की जाती है? ये चीज ट्रांसमिट की जाती है इंट्रोडक्शन में। कुछ लोगों का दिक्कत क्या होता है, टेल यू, यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग वालों को भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ। आई हैव सीन सम पेपर जिसमें इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बहुत लोग नहीं लिखते हैं। ओके, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई कॉल, सपोज से इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कंप्लीटेंस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एक तरीके का आप जैसे आप कोई किताब लेके आते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखा रहता है ना, व्हाट टू एक्सपेक्ट, एटलीस्ट वो आप बता दो। बिकॉज इन अ लॉट ऑफ पेपर्स ऐसे किन्हीं किन्हीं को मैंने कमेंट्स में लिखा था तो दे हैव स्टॉप डूइंग इट। व्हाट दे आर डूइंग कि डायरेक्टली आंसर स्टार्ट कर देते लिखना। एटलीस्ट कुछ ना कुछ, मे बी डेटा, हमने बोला था ना डेटा, डेफिनेशन, रिपोर्ट, डीडीआर मॉडल पे डेटा लिख दो, डेफिनेशन सिंपल लिख दो, या रिपोर्ट लिख दो, या आर्टिकल लिख दो। ओके, डीडीआरए मॉडल पे आप पॉलिटी के क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। सो इट गिव्स इट मेक्स योर आंसर होलसम। ओके, ये क्या करता है, आपके जो आंसर्स होते हैं उसको क्या कर देता है कि होलसम बना देता है। दैट्स व्हाई एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज सो मच इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बिकम्स इंपॉर्टेंट। एक तरीके का ग्लिम्स देना है आपको। और आप इंट्रोडक्शन किस पे लिखोगे, वहां नहीं समझ आ रहा है, सपोज सम पीपल वेयर सेइंग कि मैं क्या लिखूं समझ नहीं आता, पढ़ लो ना, लोकल गवर्नमेंट पकड़ लो, उसमें से देखो आपके पास डेफिनेशन है लोकल गवर्नमेंट की तो लिख दो।
डेटा है लोकल गवर्नमेंट से, किसी फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग का अगर है तो लिख दो। रिपोर्ट है कोई एडीआर वगैरह का, उसको लिख दो। आर्टिकल जानते हो या शेड्यूल जानते हो या अमेंडमेंट जानते हो, वो तो एटलीस्ट जानते हो सारे, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लिख दो, दैट्स इट। उसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। मैंने आपको क्या बताया था, आंसर राइटिंग में 15-20 चीजें हैं, उसमें से एक चीज ये भी है दैट यू हैव टू मास्टर बिफोर यू कैन कॉल योरसेल्फ दैट ओके आई नो आंसर राइटिंग। ओके, आज मैंने आई थिंक जीएस को बोला था, ये बात जीएस को मैंने बोली थी दैट वो जो 15-20 चीजें हैं तुम्हें पता है, बिकॉज आई चेक्ड हर पेपर एंड आई गॉट फेड अप, बिकॉज उस एस्पिरेंट का, उस लड़की का मैं पेपर चेक कर रहा हूँ 10 दिन से लगातार, एंड कुछ गलती ही नहीं है। सेम गोज विद प्रियांश ऑल्सो। ओके, सेम गोज विद प्रियांश ऑल्सो कि उसमें कुछ गलती ही नहीं है। तो अब ऐसा हो गया कि डेड ना हो जाए, दैट 31 जनवरी तक का एक प्रोसेस है पूरा, तो नई चीजें इंट्रोड्यूस करना होगा। ओके, मतलब अब लेयरिंग अगर करनी है, सपोज फाउंडेशन इज रेडी, तो उस पर लेयर बनाना है। ओके, लेयर बनाते रहना है हमें, तो उसके लिए अब कुछ नया करना, सोचना होगा। ओके, कुछ आइडियाज है तो जरूर बताना कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं डेली आंसर राइटिंग में। ऑल्सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑन माई एंड। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया क्या करना है इंट्रोडक्शन के साथ? डोंट स्टार्ट राइटिंग द आंसर एज येट। ओके, डी आर और एक आर्टिकल जोड़ लो, मतलब डेटा, डेफिनेशन, रिपोर्ट, आर्टिकल, वहीं पर सोच लो ना बैठ के। एक कंटेक्स्ट पकड़ लो, ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने, एक कंटेक्स्ट पकड़ लो कि इसमें से मैं क्या लिखूंगा। तो सबसे प्रोमिनेंट कंटेक्स्ट इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, उसको आपने कंटेक्स्ट पकड़ लिया, देन तुरंत डीडीआरए अपने माइंड में ले आओ एकदम मशीन की तरह। देन डेटा, डेफिनेशन, रिपोर्ट एंड आर्टिकल, आपके माइंड में ये छप जाना चाहिए। डीडीआरए मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। सबसे सेफेस्ट क्या है? डेफिनेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा नहीं होगा, रिपोर्ट नहीं होगा, आर्टिकल्स नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है आप में से जो आर्टिकल्स या सॉरी डेफिनेशन नहीं लिख सकता है। मैं अगर ग्लोबलाइजेशन पूछूं, ऑलराइट, मैं अगर ग्लोबलाइजेशन पूछूं, तो ग्लोबलाइजेशन पे डेटा नहीं होगा, रिपोर्ट कोई आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने कोई कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन डिफाइन तो कर सकते हो ना ग्लोबलाइजेशन को अपने वर्ड में। इंटरकनेक्टेडनेस, ओके, ऑफ मार्केट, ये सारी चीजें लिख सकते हो। एंथनी गिडेंस का पता है, वो लिख दो, सभी लिखते हैं। ओके, अब मत लिखना एंथनी गिडेंस, बिकॉज नाउ एवरीबॉडी इज राइटिंग। ओके, हर हर दूसरा बंदा विजन के टेस्ट में एंथनी गिडेंस की डेफिनेशन देके जा रहा है। ओके, सो यू डोंट वांट टू गेट कॉट इन दैट लूप। ओके, एक और चीज मैं बता देता हूँ आंसर राइटिंग पे अगर बात हो रही है, दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज समथिंग आई हैव नोटिस्ड डेली आंसर राइटिंग में। सपोज मैंने कोई क्वेश्चन दिया, ओके, तो एक लाइन से एक लाइन से 8-9 लोगों का सेम पॉइंट, एंड टू एंड, इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन से लेके सारी सेम पॉइंट, एंड आई जस्ट गूगल इट, कुछ टाइप करके उसमें से जो पॉइंट्स है गूगल कर देता हूँ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट खुल जाता है। ओके, सो आई अंडरस्टैंड, ठीक है आपने प्रिपेयर किया, कहीं से पॉइंट्स उठाए कहीं से, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक लोचा है। लोचा क्या है? दैट अगर सपोज मैं वजीक का कॉपी चेक कर रहा हूँ, वजीक ने एंड टू एंड आंसर लिखा, नॉट सेइंग दैट उसने लिखा, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लो वजीक का एक क्वेश्चन मैंने देखा, वजीक ने एंड टू एंड कुछ लिखा, आई गेव हिम गुड मार्क्स, ठीक है, दैट इज फाइन, गुड मार्क्स 7/10 आई गेव हिम। देन अभी का पेपर चेक किया मैंने, अभी हैज आल्सो रिटन द सेम थिंग। ओके, देन आई सेड ओके कोई बात नहीं, 6.5 नंबर दे दिया। सपोज अंशु का पेपर आया, अंशु ने भी सेम चीज लिखा, एंड टू एंड, इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक, इंट्रोडक्शन भी वही, कंक्लूजन, देन आई स्टार्ट गेटिंग अनॉयड एज एन एग्जामिनर। आई एम स्टार्टिंग टू गेटिंग अनॉयड दैट यार ये तो हर चीज एक ही लिख रहा है। प्रियांश का पेपर आया लास्ट में, प्रियांश इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ओके, वो अच्छा लिख रहा है, सब अच्छा लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तब तक टूट गया था, यार वही चीज है ऊपर से नीचे। ओके, आई थॉट कि यार ये क्या है, अब सेम चीज के लिए वजीक को 7.5 नंबर, 7 नंबर दे दिया मैंने, लेकिन प्रियांश को सेम चीज के लिए 3 नंबर मैंने दे दिया। क्यों? वाई? बिकॉज वो इतने बार मैंने देख लिया कि अब मैं इरिटेट हो गया हूँ। तो ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट कि जनता क्या कर रही है, व्हाट द एस्पिरेंट कम्युनिटी इज रीडिंग। ओके, व्हाट द एस्पिरेंट कम्युनिटी इज रीडिंग। अगर ग्लोबलाइजेशन है तो एवरीबडी, 5 साल पहले एंथनी गिडन्स वाज अ न्यू थिंग कि एक टॉपर ने एंथनी गिडन्स का लिखा, एंड इट बिकेम हिट, जीएस 1 में उसके 128 आ गए।
उसके बाद क्या हुआ, पूरे के पूरे करोल बाग ने उठा के, पूरे के पूरे करोल बाग ने उठा के वही एंथनी गिडेंस छाप दिया ग्लोबलाइजेशन में। डैनियल गोल्डमैन, माय गॉड, इमोशनल इंटेलिजेंस में डैनियल गोल्डमैन 2013 से एस्पिरेंट्स आर यूजिंग। कि लेक्सस कौन सी किताब आती थी उनकी, लेक्सस वाली किताब थी ना आई थिंक, जो मेन किताब आती थी एथिक्स की, उसमें डैनियल गोल्डमैन का, ओके, डैनियल गोल्डमैन का डेफिनेशन दिया। लेक्सिकॉन, यस, लेक्सिकॉन की किताब आती थी, ओके, लेक्सिकॉन की किताब आती थी, उसमें डैनियल गोल्डमैन का डेफिनेशन दिया हुआ था इमोशनल इंटेलिजेंस का, और वो 5 जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वही सब छाप रहे हैं आज भी, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद भी दे आर डूइंग दैट, ओके, ठीक है। यस, लेकिन एक और चीज है दैट, ओके, यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, वो मैं ट्राई करता हूं कि वो जो बायस है, सपोज अगर 10 लोगों ने लिखा है सेम चीज, तो मैं मार्क्स अभी के लिए सेम अवॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक तरीके की, आई एम मेकिंग यू अवेयर दैट ऑल्सो दिस थिंग हैपेंस। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट डिफरेंशिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंटेंट डिफरेंशिएशन कहां से आएगा फ्रेंड्स, बता सकते हो, कैन एनीवन टेल मी? आई हैव टोल्ड दिस umpteen times, न्यूमरस टाइम्स, न्यूज़पेपर से आएगा। एडिटोरियल पढ़े आप, ओके, एडिटोरियल पढ़ो, 1.5 घंटे लगाओ, 1 घंटे लगाओ, उसके उसका एक कॉपी में लिखो, एंड देन यू विल बी ऑन अ गुड ट्रैक, ओके। क्योंकि जो न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं ना, वो यूपीएससी के टीचर या एस्पिरेंट नहीं है, दे आर द लीडर्स, जाइंट्स ऑफ देयर फील्ड। शिव शंकर मेनन, 40 years इन डिप्लोमेसी, ओके, एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह लिखते हैं। ऑल राइट, मान लो डोवाल साहब लिख रहे हैं, तो डोवाल साहब यूपीएससी टीचर नहीं ना लिखेंगे कि ओके तुमको आंसर लिखना है। डोवाल साहब किसी चीज पे लिख रहे हैं, तो ही हिज एक्सपीरियंस, 40-45 years ऑफ एक्सपीरियंस स्पीकिंग, और वो पॉइंट लिखो आप, और वो पॉइंट लिखो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू व्हाई न्यूज़पेपर। आप बोलोगे भाई न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ लेंगे, नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है कोई। everybody is behind those summaries and everybody is behind those, those things। क्या बुक आती है ना, वो XYZ IAS की किताब आती है, मुखर्जी नगर में जाओगे 40-50 रुपए में, आपको रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आजकल दे रहे हैं। एवरीबडी इज रीडिंग दैट। बहुत ही लेजी कम्युनिटी है हमारी, उसका फायदा उठाओ। रीड द न्यूज़पेपर, मेंटेन अ कॉपी, और उसमें लिखते जाओ, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो ये चीज हो गई। देन 73rd 74th वगैरह का आप लिख सकते हो, हाउ सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज बीन एनेबल टू फुलफिल देयर कोर फंक्शन। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जहां पर यूपीएससी ने आपको एस्टैब्लिश करके बता दिया दैट इनफेक्टिवनेस है भाई। ये मत बताना कि इनफेक्टिवनेस है कि नहीं, मुझे रिफ्यूट नहीं कराना है, मुझे मेजर्स चाहिए। मेन चीज है कि मुझे मेजर्स बताओ, ऑलराइट, मुझे आप मेजर्स बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और उसको सब हम कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम है, दिस इज एस्टैब्लिश, डोंट टेल मी वेदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट और नॉट, ओके। देन यहाँ पर कोर फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है वो बताओगे, and what could have been the possible reasons, then add the measures that can be taken to reform the shortcomings, ये बता दोगे आप, ओके। सो इंट्रोडक्शन में आप बता दोगे भाई 30 साल, एक्नॉलेज करोगे 3 decades वाला स्टेटमेंट, इवन आफ्टर 3 decades सिंस इट्स फॉर्मल इंसेप्शन। तो आपको पता है भाई 1991 1992 का ये लॉ है, दिस इज एन अमेंडमेंट फ्रॉम द 1990s, अर्ली 1990s, वो आप बताओगे। देन आप बताओगे कि इट क्रिएटेड न्यू लोकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, बट क्या वो इफेक्टिव है, ओके, वी हैव टू सी क्या वो इफेक्टिव है। द आंसर इज नो, इट इज नॉट इफेक्टिव। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया, तो देखो, सबसे पहले फंक्शनल चैलेंज है। फंक्शनल चैलेंज में द पावर टू डिवॉल्व फंक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है कि सेंटर ने क्या किया, 73rd 74th से लोकल गवर्नमेंट को देना चाहा, लेकिन थ्रू दी स्टेट्स। सपोज दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द स्टेट्स, तो स्टेट्स के पास स्वीपिंग पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास स्वीपिंग पावर्स है with regards to the kind of direction that the panchayats will take, okay, in their state। बहुत सारे स्टेट रिलक्टेंट रहे थे दोस्त। आपको याद है बलवंत राय मेहता कमिटी वगैरह, which was the first state in India to implement the PRIs, पंचायती राज institutions, can anyone tell me? Rajasthan, राजस्थान। okay, very good, excellent, okay, this is something which is given in Lakshmikant also, so very good, okay। So Rajasthan was the first, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी वगैरह उस समय थी, अशोक मेहता कमेटी भी है, ओके। उन सबको देख के बहुत सारे स्टेट ने एक स्टेप नहीं लिया, बहुत सारे स्टेट ने स्टेप नहीं लिया। उसके बाद उनको
करना पड़ा कि भाई देखो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया है, नाउ आपको हम एक तरीके से बाध्य कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैरीज अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेट। ठीक है, इट इज नॉट लाइक अ कमिटी, कमीशन और अ लेजिस्लेशन दैट आपको करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ होता है? आर्टिकल 356 पढ़ा है ना, एंड 365, दैट अगर सेंटर कुछ भी बोले स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन वाइज तो करना होगा, और नहीं करेगा तो क्या बोला जाता है उसको? ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ओके, ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि देर आर सर्टेन चैलेंजेस। भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास एक तो प्रॉब्लम क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि वो डिवॉल्व नहीं करना चाहती। वो क्या कह रही है कि बेसिकली हमारे पास ही इतनी कम पावर आ रही है सेंटर के साथ, बिकॉज वी आर अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, हमारी ऑटोनॉमी ही इतनी कम है कि भाई हम तुम्हें जो बाकी की ऑटोनॉमी दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। बेसिकली जो थिंकिंग ये है, एवरीवन वांट्स टू विन एन इलेक्शन, और इलेक्शन कैसे जीतेगा? जब पावर, सर्टेन पावर्स अपने पास रख पाएगा और उसको इलेक्शन के समय यूज कर पाएगा। तो दे आर वेरी रिलक्टेंट दैट कि भाई मैं आपको कैसे दे दूं, हाउ कैन आई गिव यू, बेसिकली। ओके, हाउ कैन आई गिव यू दिस पावर, मेरे पास ऑलरेडी कम पावर आया, ठीक है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ओके, तो यहां पर है दैट मोस्ट स्टेट्स हैव नॉट डिवॉल्व एडिक्वेट फंक्शंस, दे हैव नॉट फिक्स्ड। ओके, ऐसा नहीं है कि सेंटर डिसाइड करेगा कि हर स्टेट में क्या होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट इज वेरी रिलक्टेंट। ओके, then state governments have created parallel structures for the implementation of projects around agriculture, health, education, which undermines the status of local bodies. So आपको पता है एक बात, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको पता है हाउ पंचायत इलेक्शंस आर डिटरमाइंड? कौन डिटरमाइन करता है? स्पेशली इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट साउथ इंडिया, बट नॉर्थ इंडियन स्टेट में किसके ऊपर होता है पंचायत इलेक्शंस? हु विल विन? हु विल विन? स्टेट इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन नहीं, दैट इज तो रेगुलेटरी पावर है स्टेट इलेक्शन कमीशन पे। एक्चुअल पावर पता है किसके पास है? कि वो पंचायत का फिक्स कर सकता है, डीएम के पास है, डीएम या डीसी के पास है। व्हाई द डीएम एंड डीसी इज सो सॉट आफ्टर? ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिविजनल कमिश्नर है, दे आर व्हाई दे आर सो पावरफुल, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट। साउथ में भी होते हैं पावरफुल, लेकिन नॉर्थ में स्पेशल पावर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज हुक एंड क्रुक यूज करके, जो डीएम है उसके कहने पे, ओके, या उसके उसके ऊपर रहता है, बिकॉज वो नुमाइंदा है। व्हाट ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो उसके पास बहुत सारी पावर्स रहती हैं कि वो पंचायत इलेक्शन को एक तरीके से फिक्स कर दे। तो आपने देखा होगा, रेयरली इट हैपेंस दैट द रूलिंग पार्टी लूजेस द पंचायत इलेक्शंस। जो भी जितने भी पंचायत बैक्ड कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जो रूलिंग पार्टी के बैक्ड कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट लाइक डायरेक्टली आप नहीं खड़ा कर सकते हो, डायरेक्टली आप नहीं खड़ा कर सकते हो, तो व्हाट दे डू, द पॉलिटिकल पार्टीज दे बैक सर्टेन कैंडिडेट्स की ये हमारा बंदा है या वो हमारा आदमी है। उसको डीएम को निर्देश चले जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस चले जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है? मेरिट तो कहीं का नहीं रहा, देर इज नो मेरिट एट ऑल। ठीक है, देर इज नो मेरिट एट ऑल। उसमें क्या होता है, जो डीएम जिस जिस डायरेक्शन में ले जाता है उस डायरेक्शन में पंचायत जाता है। उसके बाद डिसोल्यूशन, डिसॉल्व कर देते हैं बिफोर द टाइम। दैट पावर इज आल्सो विद द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लोकल बॉडीज लैक द सपोर्ट सिस्टम नेसेसरी टू कैरी आउट देयर मैंडेट्स, बिकॉज पैसा कहाँ, पैसा ही नहीं कलेक्ट कर सकते। देखो, गाय को स्ट्रीट से हटाना, ओके, ठीक है, यस दैट इज करेक्ट, दैट इज दैट जो आप बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में आ जाता है। जो आप बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में आ जाता है, लेकिन आज भी आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ स्टेट्स का। आई कैन गिव यू पिन पॉइंट एग्जांपल जहां पर ये एलिगेशंस लगे हैं दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैनिपुलेट करके और रूलिंग पार्टी के फेवर में रिजल्ट लेके आया। ओके, और ये अंदर की बातें होती है। ओके, ये बेसिकली अंदर की बातें होती है दैट यू डोंट डिस्कस। तो ये एक प्रॉब्लम है, दिस कैन कम अंडर अ प्रॉब्लम। ठीक है, then 74th amendment requires a district planning committee to be set up in each district so that the development plans prepared by the panchayat and urban local bodies can be consolidated and integrated. Okay, according to the study by the IDR, Indian Development Review, district planning committees are non functional। 9 states में
9 स्टेट्स में क्या है, नॉन फंक्शनल है, ओके, एंड इट फेल्ड टू प्रिपेयर इंटीग्रेटेड प्लान्स इन 15 स्टेट्स। तो कितने 24 स्टेट्स में या तो इनइफेक्टिव है या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो आपका डीपीसी है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, वो 24 स्टेट्स में आइदर इट इज इनएक्टिव, मतलब कोई काम नहीं कर रहा, एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी के 9 स्टेट्स में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है। हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2% है, ब्राजील में 7% है, चाइना में 11% है। ठीक है, तो चाइनीज अगर आप देखोगे, चाइना में ना मेयर बड़ा, क्योंकि मेयरल इलेक्शंस और मेयर बाद में जाके ना सेंट्रल जो बीजिंग की वो होती है उनकी, बीजिंग का जो पॉलिटिक्स होता है, बीजिंग का पॉलिटिक्स होता है, उसमें बड़ा रोल करते हैं। तो मेयर का जो इलेक्शन है वो बड़ा ही सॉर्ट आफ्टर होता है। इंडिया में पता भी नहीं चलता मेयर का इलेक्शन कब हो गया। इंडिया में मेयर का इलेक्शन कब हो गया पता भी नहीं चलता, कौन मेयर बना वो भी नहीं पता होगा 99% लोगों को, दी मेयर। ओके, सो मेयर का पास पावर नहीं है ना पैसा है। ओके, चाइना में क्या है, दूसरी चीज है 11%। ओके, 11% दे आर स्पेंडिंग ऑफ देयर टोटल बजट ऑन दी म्यूनिसिपालिटीज, ऑन दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। ओके, ब्राजील जैसी कंट्री जो कि एक हमारा ब्रिक्स पार्टनर है, ब्रिक्स का पार्टनर है, वहां पर भी 7% है। तो चाइना ब्राजील का एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रिक्स का को पार्टनर है हमारा। ओके, most local bodies both rural and urban are unable to generate adequate funds from their internal sources, बिल्कुल, and they are dependent on the state and union government. So आप देखोगे तो राइट फ्रॉम टीयर 1 सिटीज, दिल्ली, बॉम्बे, ओके, चेन्नई, बैंगलोर, ये सारी सिटीज, बड़ी सिटीज इंक्लूडिंग, एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज की जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है वो डिपेंड करती है हेविली किस पे, इट डिपेंड्स ऑन दी स्टेट एंड यूनियन, और उसका बजट हमेशा डेफिसिट में चलता है। तो वो क्या करती है, इट टेक्स रेफ्यूज ऑफ लोन्स, तो उसके वजह से डेट में, परपेचुअल डेट में रहती है। और आजकल तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी हो गए, आपको पता है ना, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, which was the recently launched municipal bond, कौन से म्यूनिसिपैलिटीज का बॉन्ड आया था, एनीवन कैन टेक अ गेस? मुंबई की लखनऊ, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आया था बॉन्ड, इफ यू गाइज रिमेम्बर। आई थिंक 2 साल पुरानी बात है, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केम अप विद द बॉन्ड। ओके, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, जस्ट क्रॉस चेक इट फ्रॉम गूगल, आई थिंक लखनऊ इज द आंसर। लखनऊ का बॉन्ड आया था एंड दैट वाज अ बिग बिग न्यूज। ओके, मसाला बॉन्ड कौन से स्टेट का है, मसाला बॉन्ड? रुपी केरला। डिनोमिनेटेड, वेरी गुड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है मसाला बॉन्ड। The volume of money set apart for them is inadequate to meet their own basic requirement also. मतलब जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो भी नहीं कर सकती है। ड्रेनेज, ओके, हर साल बाढ़ आती है हमारे बड़े शहरों में। ओके, आप देखोगे तो थोड़ी भी बारिश होती है, मतलब 5% भी बारिश हो जाए तो वो पूरा एरिया डूब जाता है। तो ये जो बेसिक फंक्शन है ये कौन करता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है, पैसा ही नहीं है। ओके, they are starved of resources. Union Finance Commission have made desirable recommendation, but the actual devolution has been very poor. मतलब recommendation अच्छी होती है, जो एक्चुअल में करना होता है, जब पैसे देने की बात आती है तो बहुत बेकार होता है। okay? ठीक है, और जो कंडीशंस दी जाती है डेवोल्यूशन ऑफ फंड की, वो बहुत ही स्पेसिफिक यूज से टाई डाउन होती है कि तुम एक्स वाई जेड करोगे, ओके, यू विल डू एक्स वाई जेड, तभी हम तुमको रुपीज समथिंग समथिंग देंगे। और वो करना बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हाई? बिकॉज एग्जिस्टिंग फाइनेंस नहीं है, तो हाउ कैन आई मीट द कंडीशंस? इट इज लाइक सेइंग कि गरीब के, मान लो किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाना है, किसी आप बोलोगे कि चलो मैं गरीब के बच्चे को स्पॉन्सर करूंगा, लेकिन तुम्हें आईआईटी टॉप करना होगा, एंड द गरीब का बच्चा इज सेइंग दैट भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कोचिंग ही नहीं कर सकता, तो मैं आईआईटी कैसे करूंगा? गिव मी द डैम मनी ताकि मैं कुछ कर पाऊं, कहीं पर मैं आईटीआई से कर लूंगा। ओके, तो ये एक बहुत ही नॉनसेंसिकल बात है, दैट ऑलरेडी बर्डनड जो म्यूनिसिपैलिटीज है, आप उन पे कंडीशंस लगा रहे हो अलग, दैट ओके यू डू दिस, आप ऑलरेडी ऐसा करोगे तब जाके आपको पैसा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, दैट सर्टेन म्यूनिसिपैलिटीज relatively well off
एंड आर एबल टू फुलफिल दीज कंडीशंस, उनको और पैसा मिल जाता है जिनको जरूरत कम है। और जिस म्यूनिसिपैलिटीज विच इज टर्न डाउन, बिल्कुल पैसा नहीं है, 50 साल से डेफिसिट में बजट आ रहा है, उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है। दैट इज द इशू। Then state finance commission are not established as per the constitutional requirement, which should be constituted every 5 years. आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर द डिवोल्यूशन, मतलब सेंटर से पैसा आ गया स्टेट के पास, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना है ताकि वो डिसाइड करे कि स्टेट से म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत तक पैसा कैसे जाएगा। ओके, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत तक पैसा कैसे जाएगा वही नहीं बनाते, पैसा कहाँ रखा रह जाता कॉफर्स में। ओके, या जो डेवोल्यूशन होता है बहुत अनसाइंटिफिक होता है, सोचा नहीं गया है। ओके, लास्ट में इलेक्शन आता है तो थोड़ा सा पैसा रिलीज कर देते हैं, वो भी पैसा क्यों, ताकि सर्कुलेट हो गांव वगैरह में। ओके, वो इस तरीके से हो जाता है दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा नहीं जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा नहीं लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ट्रांसफर पेमेंट्स में। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट आई एम सेइंग आपको समझ आया? यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल बात कही कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा नहीं गया, ट्रांसफर पेमेंट्स में जा रहा है पैसा, क्योंकि एसएफसी नहीं बनाया, अगर आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ साइंटिफिक वे टू डेवोल्यूशन करने का। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होता है फ्रॉम द स्टेट टू द सिटीजन, और सिटीजन को कुछ देना नहीं है उसके बदले में, एक्सेप्ट अनऑफिशियली वोट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या हो जाता है, लाडली बहन योजना, लाडली बेटी योजना, ओके, सशक्त कन्या योजना, सशक्त भारत युवा मजदूर योजना, समथिंग समथिंग, 500 रुपए हमारे गरीब इंसल बच्चों को, ठीक है, इस टाइप से हमारे रूम में बैठने वाले अपर मिडिल क्लास बच्चों को 1000 रुपए, अनएम्प्लॉयड यूपीएससी एस्पिरेंट्स को 3000 रुपए, ओके, बेरोजगार यूपीएससी एस्पिरेंट को 5000 रुपए, ऐसे करके। दिस इज ट्रांसफर पेमेंट दैट देयर इज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टेट, आपको जैसे यूज करना है आप यूज करोगे, एंड नो फिक्स्ड एसेट इज क्रिएटेड। इसमें क्या है, कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता है। ओके, तो ये एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन ये बताना जरूरी था दैट ओके व्हाट इज हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। एक साइंटिफिक वे नहीं पता चल रहा है कि हम कैसे डिवोल्यूशन करें, या तो पैसा स्टक हो जाता है मल्टीपल लेवल्स पे, पैसा आगे बढ़ता ही नहीं है, म्यूनिसिपैलिटीज के पास जाता ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा दैट इलेक्शन जो चलता है, लोकल लेवल पे इलेक्शन चलता है, वो पता है कैसे चलता है? हमने स्ट्रीट लाइट्स लगा दी, हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी एरिया में, ठीक है। अब आपको भाई साहब लगता है कि यार स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी, बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, क्या क्या बकवास है ये, स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। पूरे 5 साल में भाई तुमने सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, इन द इंटायर 5 ईयर लिटरली गांव में ये हालत है। इंटायर अचीवमेंट इसकी भाई स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी, लेकिन वो बंदा अपनी जगह सही है, दैट पर्सन इज राइट एट हिज ओन प्लेस। वाई? बिकॉज वो 5 लाइट लगाने का, 5 स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए उसको 5 साल चक्कर काटने पड़े अलग अलग जगह के, बिकॉज देर इज नो स्टेट फाइनेंस कमीशन, देर इज नो पेमेंट, वो अपना टैक्सेशन नहीं कर सकता है। जो लोकल आपका मेयर है या जो लोकल आपका काउंसलर है, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, ही कैन नॉट टैक्स यू, उसके पास टैक्सेशन पावर दिया ही नहीं गया है कि अपना फंड्स खुद से ये निकाल सके। जो भी थोड़ा बहुत फंड आता है वो बंदरबाट हो जाता है उसका, बंदरबाट समझते हो ना, बिटवीन द पावरफुल पंचायत मेंबर्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। 5 लाख गया भाई इनके XYZ जी के यहाँ पर, 5 लाख उनके यहाँ पर चला गया, 5 लाख इसके यहाँ पर चला गया, उन्होंने अपना घर, पक्का घर बना लिया, गौशाला बना ली, और 5 साल जो बचा, 5 लाख जो बचा उससे स्ट्रीट लाइट्स बन गई। ओके, देखो, इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे गांव को भोज कराया था, प्रधान जी ने पूरे गांव को भोज कराया था 5 लाख रुपए का, तो उसको वसूलेंगे ना, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाएंगे। और सिंस लिमिटेड अमाउंट में पैसा आता है, जो 2 करोड़ रुपए आने चाहिए उसमें 25 लाख आता है, तो 20 लाख का करप्शन हो गया, और 5 लाख का जो बचा उसे स्ट्रीट लाइट लग गई। तो इट इज अ लेजिटिमेट अचीवमेंट, इट इज व्हाट, इट इज अ लेजिटिमेट अचीवमेंट, दीज 5 स्ट्रीट लाइट्स, हमें ताली बजानी चाहिए। ओके, दिस इज वन पॉइंट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, अब लिख लोगे आप। ओके, दिस यू कैन राइट। देन ओके, बाय 2000, एक बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है,
By 2019, when sixth state finance commission should have been constituted, some states were yet to create third or fourth commission. और जम्मू कश्मीर ने सिर्फ एक ही स्टेट फाइनेंस कमीशन किया है, तो कितने साइकिल पीछे हैं? 15 से 20 साल के। सपोज मुझे सिक्स्थ पे रहना है, सिक्स्थ मतलब एवरी 5 ईयर, मतलब 30 ईयर्स में 6 कमीशन हो जाने चाहिए थे। 6 कमीशन हो जाने चाहिए थे, मैंने कितना किया? 3 से 4। आई एम बिहाइंड 15 टू 20 ईयर्स, और जम्मू कश्मीर सबसे आगे है। ओके, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया उसने, मतलब जम्मू कश्मीर इज बिहाइंड 25 ईयर्स इन दिस रिगार्ड। ओके, डिवोल्यूशन ऑफ ये जो मनी जाता है म्यूनिसिपैलिटीज एंड दी पंचायत को। Some experts argue that local governments are reluctant to collect property taxes and user charge. क्यों? What is the reason? इसका एग्जांपल मैं देता हूं। कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगाने गए थे, प्रीपेड मीटर्स। ओके, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स होते हैं। ओके, इसको लगाने गए थे ये म्यूनिसिपैलिटीज वाले। ओके, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन होता है वो वाले गए थे, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज के लोग गए थे। वहां पर औरतें आई और जितना भी मीटर है, जो प्रीपेड मीटर था, उसको पकड़ के तोड़ने लगी। भाई क्यों? हमें 50-60 साल से, जब से हमारे लीडर साहब हैं, वो हमें तो ये मिल रहा है, फ्री का बिजली मिल रही है, हमें नहीं देना। उसी तरीके से ये क्या होता है, प्रधान जी जो हैं वो आप पे टैक्स क्यों नहीं? एक और रीजन है, एक तो उनके पास पावर नहीं है कि आप पे टैक्सेशन लगाए, लेकिन जब पावर जो थोड़ी बहुत मिली हुई है उसमें ही इज रिलक्टेंट, द मेयर इज रिलक्टेंट टू टैक्स यू। वाई? इलेक्शन हार जाएंगे। बेसिकली एंड ऑफ द डे यही होता है, इलेक्शन हार जाएंगे। ओके, ये चीज है। देन देर आर फंक्शनल चैलेंजेस। हमने क्या बात कर ली यहाँ पर? आपने देखा फाइनेंशियल चैलेंज बात कर ली। ओके, और ये बात कर ली, ठीक है, फंक्शनल चैलेंज आई थिंक टॉक्ड अबाउट, राइट? ठीक है, यस। और क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं करते, सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते आजकल। दिल्ली दिल्ली में हो रहा है। ओके, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में डोर स्टेप डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं। जैसे सपोज आपको बनाना है वोटर आईडी कार्ड, या आपको कुछ इस टाइप की सर्विसेज चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी जो ऑफर करती है, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हो गया, या कुछ आपको राशन कार्ड बनवाना है, XYZ कुछ भी आपका आपका इशू, आधार कार्ड कुछ भी हो गया जो म्यूनिसिपैलिटी के पावर में है, तो बंदे क्या करते हैं कि आई थिंक दे कम टू योर होम, डोर स्टेप डिलीवरी बोलते हैं उसको। आपके घर आते हैं और वो सर्विसेज आपको घर पे देके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टैबलेट। ओके, आपका नाम हम उसमें स्टोर कर देते हैं। लेकिन ये दिल्ली तो भाई राजधानी है, इतना तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहता है। दिस इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन कि भाई देश की राजधानी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हैं, उसकी राजधानी में होगी। लेकिन पैन इंडिया अभी भी हमारा जो स्टैंडर्ड्स है सर्विस डिलीवरी का, दैट इज स्टिल स्टक इन दी 70s एंड दी 80s। जो 70 में, एक्चुअली मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट वाज बेटर इन दी 60s एंड दी 70s। बसेस टाइम पे चलती थी आपकी, रोड ठीक ठाक रहते थे। आज के डेट में उल्टा हो गया। ओके, जो डिटोरिएशन एक्चुअली हुआ है, वी गॉट डिटोरिएटेड। ठीक है। देन स्टाफिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज स्कैंटी। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, या तो वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकलती है तो करप्शन हो जाता है, करप्शन हो जाता है तो फिर कैंसिल हो जाता है। देन जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता है वहां पर करप्शन। ओके, हायरिंग करने के लिए सैलरी खा जाते हैं, सैलरी का प्रोटेस्ट, धरना पे। आज भाई सैनिटेशन वर्कर, 50,000 सैनिटेशन वर्कर आर ऑन स्ट्राइक। वाई भाई? क्यों 50,000 सैनिटेशन वर्कर? बिकॉज उनकी 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। 3 महीने की तनख्वाह कहाँ है? मेयर साहब खा गए। ओके, ये चीजें हैं, तो स्टाफिंग का भी इशू है। ऑलराइट, एक दिन फिर वो क्या करते हैं, कूड़ा डंप करने लगते हैं। या तो अगर थोड़े सभ्य समाज से हैं, ओके, कूड़ा डंप कर देंगे, नहीं तो थोड़े से सभ्य हैं, ओके, थोड़ा सा सामाजिक रवैया रखते हैं, तो व्हाट दे विल डू कि काम पे नहीं आएंगे। ओके, ये तो उन पे डिपेंड करता है। तो सिटी the entire city comes at the mercy of these people. You cannot do anything. कुछ और challenges हैं भाई। criminal elements and contractors are attracted to local government election, especially in urban areas. criminalization होता है, आप जाओगे वोट डालने, आई एम नॉट वेरी श्योर उधर क्या होता है आपके एरिया में, बट दिल्ली में क्या होता है दैट अगर आप जाओगे वोट डालने के लिए तो आपको वोटिंग बूथ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल इलेक्शन, नॉट स्टेट एंड ये जनरल इलेक्शन, जब आप जाओगे तो ऐसे तो बहुत कम लोग जाते हैं, 500-500 वोट पे पूरा मेयर का इलेक्शन डिसाइड हो जाता है। बहुत ही कम लोग जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन में। और वहां पर क्या होता है दैट आप जैसे ही जाते हो तो पहले ही 100 मीटर दूर
डाउट्स आ जाते हैं आपके पास, भाई XYZ को वोट देना, कुमारी एक्स ABC को वोट देना, कुमार XYZ को वोट देना, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है, ओके, आपको कुछ पता नहीं है, बॉटर आपको पानी का बोतल थमा दिया और बोला कि मैं जी इसके तरफ से हूँ, आप इसको वोट दे देना, यू डोंट नो वेरी वेल, और आप जाके वोट दे देते हो, बट आपको बाद में पता चलता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा माफिया है, यहाँ का माफिया है, और वो क्या करता है, नेक्स्ट 5 years जितना भी लिमिटेड फंड आता है उसको आगे करते जाते हैं, ठीक है। देन डिले होता है काफी इलेक्शंस, ये डिले डिले होता है। देन प्रधानपति का कंसेप्ट है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्त, प्रधानपति वाला कंसेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया था इसका, सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो टेकन अ कॉग्निजेंस दैट प्रधानपति कल्चर आ रहा है हमारे यहाँ। प्रधानपति कल्चर क्या होता है, अगर आप जाओगे देखने तो विमेन सीट्स होती हैं, ओके, देर आर सर्टेन विमेन सीट्स, 33% रिजर्वेशन आई थिंक देर आर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विमेन को 1/3 सीट इज रिजर्व फॉर विमेन। तो वहां पर क्या होता है, जनरली कोई सीट को अगर डिक्लेयर कर दिया विमेन सीट, वहां पर क्या होता है कि ऐसे बैनर ऐसा होता है, यहाँ पर छोटा सा औरत का फोटो रहता है घूंघट में, ठीक है, और उसके क्रिमिनल हस्बैंड का बड़ा सा फोटो रहता है यहाँ पर, ओके। एक एक बड़ा अच्छा वो आया था, ये वेब सीरीज आई थी पंचायत, वो आपने सभी ने देखा होगा। तो पंचायत में जो सचिव जी थे ना अपने, तो उनको सचिव जी बोलते थे आके, सचिव जी उस पे बैठते थे, कुर्सी पे बैठते थे, पंचायत हेड के, ओके, मुखिया के कुर्सी पे बैठते थे आके, ऑफिस ऑफिस सब वही चलाते थे, क्यों भाई, महिला सीट घोषित कर दिया गया था, और उनको ही हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस, तो अपनी वाइफ को लड़ा के एज अ प्रॉक्सी उन्होंने किया था, ठीक है। सो इसमें पूछा था कि कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, कैन यू टेल मी व्हाट सम सजेशंस हाउ टू टैकल दिस प्रधानपति कल्चर, बिकॉज दिस वाज अ क्वेश्चन। उसमें तो भाई डीएम साहब जो थी, डीएम साहिबा जो थी, वो आके चेक करके जाती थी, तो वहां पर एक हो सकता है कि रेगुलेशन, मतलब डीएम कैन इंस्पेक्ट, द डीएम कैन हैव पावर, डीएम कैन इंस्पेक्ट, ओके, वो जाके देख सकता है कि कौन चला रहा है, वैसे मैडम आई है कि नहीं ऑफिस में, एक टाइप का अटेंडेंस सिस्टम हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो ये सोसाइटल प्रॉब्लम है दोस्त, आई थिंक बहुत ही नॉन सेंसिकल बात है कि चेंज कैसे हो सकता है, दिस इज डीप सोसाइटल प्रॉब्लम। औरतें जब तक शिक्षित नहीं होंगी, औरतें जब तक शिक्षित नहीं होंगी तो आप नहीं कर सकते हो। यस वैभव। तो जैसे कि साहब ने से पॉइंट करा कि ऐसा हमेशा औरतों को हमें ट्रेन करना होगा, तो फिर हम सब वही बोलेंगे, इससे वही हम ऐसा कर सकते हैं कि सर जितने मुझे ग्राम पंचायत के सर जो होंगे वुमेन हैंड्स, उनको ऐसे मैंडेटरी सर 6 महीने की या 3 महीने की ट्रेनिंग इनको लेनी होगी। और ऊपर से अगर, और से ऊपर से हमें से एक और सिस्टम में ये भी करना चाहिए कि अगर कोई अगर पति है, ठीक है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के, अगर कोई उनके अगर कोई पति हैं और वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो फिर हमें उनको भी जैसा कि देखना चाहिए कि ये वो कंटेस्ट ना कर पाए, मतलब जैसे वो हम इनवैलिड सा कर दें तो उनके ग्राउंड को। ठीक है, दैट इज फाइन, इनवैलिड कर सकते हो आप उनका कैंडिडेचर, आप कैंसिल कर सकते हो, भाई असिस्ट थोड़ी करता है यार, असिस्ट कौन करता है, असिस्ट मतलब होता है कि औरत का हाथ बटा रहा है, कोई भी पैट्रियार्कल सेटअप में कोई भी मर्द हार्ट असिस्ट नहीं करता है, कोई भी असिस्ट नहीं करता है, देखो वो होता है कि मैक्सिमम, ऑलराइट, मैक्सिमम आर क्रिमिनल्स, जो मैक्सिमम प्रधानपति जो प्रॉक्सी लड़वाते हैं दे आर क्रिमिनल्स, ओके। उनका बढ़िया चल रहा होता है सब चीज, अपने अपने प्रधान होते हैं, बट अचानक से डिक्लेरेशन आ जाता है कि भाई ये आज से महिला सीट है, फिर क्या करें, महिला सीट डिक्लेयर हो गया तो अपनी वाइफ को लड़वा दिया, ओके, वाइफ को लड़वा दिया, उसके बाद वाइफ जीत गई, ठीक है, ठीक है, हस्बैंड की गलती की सजा वाइफ को क्यों मिले, दैट इज अ गुड पॉइंट, बट हाँ, दैट इज अ गुड पॉइंट, बट यू नो दिस इज अ डीप सोसाइटल रॉट, दिस इज मोर और लेस अ डीप सोसाइटल रॉट। आपको इसको टैकल दो लेवल पे करना है, एक तो सोसाइटल लेवल पे पैट्रियार्की वगैरह आपको देखना होगा, ठीक है, और कोई असिस्ट नहीं करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ठीक है, ठीक है, हाउ वुड यू डिटरमाइन कि इस जगह पे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे पति का बड़ा सा मुंह होर्डिंग पे, जैसे आप जाओगे उस एरिया में जाओगे तो वहां पर हस्बैंड का मुंह ज्यादा बड़ा है, ओके, ठीक है,
हस्बैंड का मुंह ज्यादा बड़ा है और जो लेडी है हु इज अबाउट टू गेट सेलेक्टेड, अबाउट टू गेट इलेक्टेड, उसका छोटा सा है। तो दैट मीन्स दैट ओके, ये फर्स्ट इंडिकेशन हो गया। देन हु इज कमिंग टू दी काउंसिलर्स ऑफिस, हु इज कमिंग टू दी सचिव्स ऑफिस, हु इज कमिंग टू दी द प्रधान्स ऑफिस, ये भी आपको देखना है। वहां पर आप जाके देख लो, सरप्राइज इंस्पेक्शन कर लो, ठीक है। वहां पर आप अपने खबरी लगा दो, वो आपको बताते रहेंगे कि यार 8 दिन से तो मैडम आई नहीं है, हम 8 दिन से यहाँ पर है, रोज जाते हैं ऑफिस में, देखते हैं सर बैठे हुए। ओके, दैट यू कैन डू। ओके, एक चीज हो सकता है। यस वैभव। सर हम इससे एक और भी हमसे कर सकते हैं कि अगर सर कोई अगर करप्शन चीजें होती है जैसे पंचायती के लेवल पे, तो सर जो सरपंच होगी हम उन पर से कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कर सकते हैं ना, कि अगर ये सर अगर अगर नहीं चल रहा है सही तो तो वही हम अज्यूम कर लेंगे कि ये पार्टी सिस्टम ही होगा फिर। दैट कुड बी, दैट कुड बी, बट इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आपसे अगर पूछा जाए तो इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। एनीवेज, ठीक है। सजेस्टेड रिफॉर्म्स क्या क्या है भाई? अब रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो, ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्पेस लिमिटेड ही है आपके पास, तो इसमें से बेस्ट पॉइंट उठा के आप लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सजेस्टेड रिफॉर्म्स। तो जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको ट्रू स्पिरिट में कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन को आप पहले तो रेगुलरली कंस्टिट्यूट करो, ताकि एक साइंटिफिक वे में डिवोल्यूशन ऑफ फंड हो सके। उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, दैट इज क्लियरली डिफाइंड। ओके, ये चीज है। ओके, जस्ट वेट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, सो ठीक है, क्लियरली डिफाइंड, अब हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस लेना है। देन terms of reference should include a recommendation to devolve more funds and make the functioning of local bodies more effective. Okay, own revenues generate करनी है, खुद का पैसा, that is very important, खुद का पैसा generate कर रहे हो। ऑक्ट्रॉय सुना है आपने? ऑक्ट्रॉय, have you guys heard about octroi? Okay, so octroi is something that is levied, by the municipalities. Have you guys heard about this concept of zollverein? Zollverein क्या है? Zollverein is basically जर्मन सिटी स्टेट्स होते थे बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जो जर्मन सिटी स्टेट्स होते थे वो बेसिकली कनेक्टेड होते थे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे बिफोर दे बिकेम अ कंट्री। तो जर्मनी के सिटी स्टेट्स का काफी अच्छा रिलेशन था। तो सपोज उसमें क्या होता था कि एक जीएसटी की तरह था, जॉलवरीन जो है जीएसटी की तरह होता था, कि अगर मान लो एक गाड़ी एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहा है ट्रेड करने के लिए, तो जॉलवरीन वाज दी फ्लैट चार्जेस जो सारे सिटी स्टेट एक दूसरे पे लगाते थे। सपोज आप बर्लिन से हो और आप जा रहे हो म्यूनिक, तो बर्लिन और म्यूनिक के बीच में एक जॉल्वरीन का पैक्ट था। उसमें क्या था कि अगर म्यूनिक म्यूनिक इज अ सिटी, म्यूनिक से अगर कोई घोड़ा गाड़ी बर्लिन जाएगी तो उसको 10 रुपए लगेंगे, और बर्लिन की घोड़ा गाड़ी अगर म्यूनिक आएगी तो उसको भी 10 रुपए लगेंगे। तो एक तरीके से जीएसटी की तरह एक फ्लैट रेट था, लेकिन ये पैसा किसके पास जाता था? सिटी के पास जाता था। ओके, ओके, ये उसके पास जाता था, सिटी के पास जाता था। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। Gram Sabha and Wards Committee need to be revitalized. Okay. Consultation with the Gram Sabha could be organized through smaller discussions where everybody can participate, make them more inclusive. औरतों की प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है? ओके, लोअर कास्ट की प्रॉब्लम्स क्या है? बिकॉज कास्टिज्म इज स्टिल प्रेवलेंट। अर्बन एरियाज में कास्ट सिस्टम उतना नहीं होता है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी प्रेवलेंट है कास्ट सिस्टम। New media of communication like social media groups could be used for facilitating discussion between members of Gram Sabha and ward committees. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप कमिटी बना सकते हो, जो पंचायत सेक्रेटरी होता है और जो उसके साथ डीएम कोऑर्डिनेट कर सकता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ही कैन कोऑर्डिनेट, द एसडीएम कैन कोऑर्डिनेट, और उसके बाद डीएम कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट। तो इस लेवल पे पंचायत सेक्रेटरी रिपोर्ट करेगा बीडीओ को, बीडीओ रिपोर्ट करेगा एसडीएम को, एसडीएम रिपोर्ट करेगा डीएम को। ओके, इस तरीके से चलेगा आपका। और उसमें क्या है कि पंचायत सेक्रेटरी बता सकता है कि भाई क्या क्या हुआ, उसके उसके पंचायत एरिया में क्या क्या हुआ। ठीक है, देन बीडीओ को बता सकता है, बीडीओ पूरे उसके अंडर मान लो 10 गांव है बीडीओ के अंदर,
ओके, तो वो 10 गांव का मुआयना लेके एसडीएम को बता सकते हैं एसडीएम के अंदर 8 बीडीओ है, और फिर 4 एसडीएम मिलके डीएम को बताएंगे डीएम के अंदर टोटल कितने, मान लो कि 5,000 गांव हुए, 5,000 विलेजेस अंडर डीएम, तो वो एक लेवल पे चल सकता है, एक लेवल पे चल सकता है। और वो कैसे फैसिलिटेट हो सकता है? थ्रू कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप वगैरह यूज करके रियल टाइम इश्यूज मॉनिटर हो सकते हैं। ओके, मान लो कि डीएम ने बोला कि वो था ना, डीएम डीएम साहब ने बोला था उसमें पंचायत सेक्रेटरी को कि लिखवाना होगा कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, 3 बच्चे XYZ। ओके, सो उस टाइप के अगर आपको बताना है तो तुरंत वो व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर दो कि आज मैं डीएम हूँ, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है और मैं ये बोल रहा हूँ, तो रियल टाइम चीजें चल सकती है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तुरंत, एक गांव में प्रॉब्लम हुआ डीएम को पता रह गया, डीएम कैन डायरेक्ट हिज एसडीएम, एसडीएम कैन डायरेक्ट द बीडीओ कि तुरंत जाके आप इसकी संज्ञान लें या जांच करें। ओके, और यू टेक इनटू अकाउंट व्हाटएवर इज हैपनिंग। देन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैव टू बी स्ट्रेंथन। Panchayats are burdened with huge amount of work that other department thrust on them without being compensated for the extra administrative cost. Okay, यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना वीक है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप्स। जो काम पंचायत का नहीं है, ओके, जो काम पंचायत का नहीं है वो पंचायत कर रही है विदाउट गेटिंग कॉम्पनसेटेड इन टाइम एंड मनी फॉर इट्स एफर्ट्स। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो ओवरलैप्स है उसको धीरे धीरे रिमूव करना है। और जो एक्चुअल में जिसका काम है, एक्चुअल में जिसका काम है वही कर रहा है, या अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको किसी टाइप का कॉम्पनसेशन मिल रहा है। लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी एनेबल टू होल्ड स्टेट डिपार्टमेंट अकाउंटेबल एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी करप्शन फ्री सर्विस। सो अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, स्टेट जो है, स्टेट के पास स्वीपिंग पावर्स है, तो लोकल गवर्नमेंट डरती है बेसिकली कि हमें अबॉलिश कर देंगे, हमारा जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड कर देंगे, इस टाइप की हरकतें कर देंगे। ओके, ये बेसिकली डर है एक, देयर इज अ कांस्टेंट फियर, so that's why they are not able to take into accountability, extract नहीं कर सकते। ठीक है। Fifth, there is need to improve capabilities of human resources through training, process consultation, action research and workshop। आप पंचायत सेक्रेटरी को, उनको बुला के आप बताओ कि व्हाट इज द न्यू एज एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डज इट लुक। आप जो ये है एमडीआई वगैरह है, एमडीआई का नाम सुना है? एमडीआई गुड़गांव, एंड देन आईआईएम अहमदाबाद। ओके, एमडीआई गुड़गांव हो गया, आईआईएम अहमदाबाद हो गया, एक्सएलआरआई। ओके, ये सारे रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं। क्या कराते हैं? रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं। तो वहां पर भेज के आप ट्रेन करा सकते हो पंचायत मेंबर्स को। ओके, जो मनरेगा एग्जीक्यूशन कराता है बीडीओ, उनके ट्रेनिंग पे बिल्कुल खर्चा नहीं होता है। डीएम साहब को जरूर अमेरिका भेजा जाता है, डीएम साहब अमेरिका की ट्रिप लगा लेते हैं 4-5, लेकिन जो बीडीओ, जिसको भी उसको भी जरूरत है, बीडीओ को भी जरूरत है, ही शुड बी सेंट टू अमेरिका, नॉट द डीएम साहब हु इज ऑलरेडी सो केपेबल। ऑलराइट, ये जो बीडीओ है, एसडीएम्स हैं स्टेट वाले, स्टेट पीसीएस के इंजीनियर्स हैं, इनको भेजो दोस्त, वो सीख के आएंगे तो कुछ सीख के आएंगे, लेकिन उनके ट्रेनिंग पे जीरो खर्चा। पंचायत सेक्रेटरी के, लोली पंचायत सेक्रेटरी, एकदम जीरो खर्चा। डीएम साहब को भेज रहे हैं, ओके, ही इज टेकिंग द 7th ट्रिप विद टैक्स पेयर्स मनी टू कनाडा। ओके, वहां पर 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, ठीक है, पूरा रात को पार्टी चल रही है। दिस इज द रियलिटी, सैड सैड रियलिटी। क्या करोगे? Citizen participation and engagements in local government can be enhanced with the help of NGOs and civil society organization। NGO की हेल्प लो, बिल्कुल, NGO के पास एक्सपर्टीज है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपर्टीज है, कनेक्शन है, मैन पावर है, उनकी आप हेल्प ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो उनसे कि व्हाट इज द बेटर वे। Citizens also need to be informed about the functioning and consequences of decisions taken by the local government body। यहाँ पर देखो, there is a information absence of information। हम मैक्सिमम में क्या कोई बता सकता है तुम्हारे लोकल काउंसलर का नाम क्या है? डू यू गाइस नो हु इज द व्हाट इज द नेम ऑफ योर लोकल कॉर्पोरेटर और काउंसलर? आई डोंट थिंक सो एनीवन कैन नेम। ओके, ठीक है, अच्छा, आपको पता है, चलो, यू आर एन एक्सेप्शन, यू आर एन एक्सेप्शन, नॉट द रूल। जनरली बड़े शहरों में स्पेशली, ओके, बड़े शहरों में बड़े शहरों में
जनरली नहीं पता होता। छोटे शहर में चलो पता रहता है, या अगर आप थोड़े से Tier 3 सिटी से हो, Tier 4 सिटी से हो, जहां पर बहुत ही क्लोज निट कम्युनिटी है, तो सबको पता रहता है। अच्छा, वो चचा भोकाल के लिए लड़े इस बार, ओके, तो ये पता रहता है, दैट इज फाइन। लेकिन बड़े शहर में नहीं होता है, Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज में हार्डली पता रहता है किसी को। ओके, सो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो यही नहीं पता कि हु इज योर काउंसलर एंड कॉर्पोरेटर। ओके, उसके बाद वो उसका क्या पॉलिसीज है, आपको वो नहीं पता है। आई रिमेम्बर डूइंग ए प्रोजेक्ट इन माई स्कूल। उसमें क्या करना था, हमें लोकल काउंसलर से जाके बात करना था कि आपके एरिया की, हमें जिस सिटी में मेरा स्कूल था, हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दे दिया गया था और हमें बात करना था। तो पहले तो यही नहीं पता चला कि काउंसलर कौन है उस एरिया का। व्हेन वी वेंट देयर, तो इट वाज अ लेडी, एंड शी सेड कि हमारे हस्बैंड से बात करिए, हम तो आपसे बात नहीं करेंगे। एंड व्हेन वी रीच्ड हर होम, तो शी वाज इन हर, वो होता है ना नाइट ड्रेस वाला, जो मम्मी पहनती है, मम्मी लोग पहनती है, वो नाइटी बोलते हैं। शी वाज इन हर नाइटीज एंड शी वाज कुकिंग समथिंग, अंदर से वो स्मेल आ रही थी, वो परवल की सब्जी की। एंड शी सेड कि भाई हमें नहीं पता, ओके, हमें नहीं पता, आप कहीं और बात कीजिए। ओके, सो दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग कि प्रधानपति मिक्स्ड विद दिस एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या आपको नाम ही नहीं पता है तो उनके प्रोग्राम्स के बारे में क्या जानोगे? नाम जो है, ओके, नाम नहीं पता है तो प्रोग्राम्स के बारे में क्या जानोगे? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस, इस ये तो दूर की बात है। सोर्स क्या है फाइनेंसिंग की, दूर की बात है, उनको खुद नहीं पता होता है। ये इतना इतना बुरा हाल है कि उनको खुद नहीं पता होता है कि क्या है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। देन मेक अ क्लोजिंग कमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट या कंक्लूजन लिख सकते हो कि empowering the local bodies for local governance has been one of the most progressive reforms since independence। लेकिन उसमें कुछ गैप्स हैं जिसको फिल करना होगा, और वो गैप को फुलफिल करके हम ट्रूली एम्पावर कर सकते हैं। मतलब बोल बच्चन, अच्छी अच्छी बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन एंड देन कॉल इट अ डे। कल 8, 9 और 10 कर लेंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ लोगों ने बहुत गलतियां की है, वो मैं बताता हूँ क्या गलती की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, इंस्टेड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यहाँ पर बोल क्या रहा है, मतलब देर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, नो स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लेवल पे है। व्हाट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव डन इज दैट कि सिर्फ चेक्स एंड बैलेंसेस वाला प्रोविजन लिख दिया। व्हाट यू नीडेड टू डू हियर वाज राइट व्हाट प्रोविजंस मेक इंश्योर सेपरेशन ऑफ पावर इन द इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड विच ऑल प्रोविजन मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंसेस, और उसके बाद एक बैलेंस्ड आंसर लिखना था। आइदर यू हैव रिटन ओनली सेपरेशन ऑफ पावर की XYZ प्रोविजन आर्टिकल इसके वजह से, आर्टिकल XYZ की वजह से देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, यू हैव ओनली रिटन चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, ये दो चीजें हैं। तो व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेपरेशन ऑफ पावर, वो लिखना था आपको। चेक्स एंड बैलेंसेस से क्या समझते हो? देन हाउ द सेपरेशन ऑफ पावर वर्क्स इन अदर डेमोक्रेसीज, what provisions in India ensures checks and balances? Okay, and also mention the provision which ensures separation of power. तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना था, दोनों प्रोविजंस होने चाहिए थे आपके आंसर में, सेपरेशन के भी और चेक्स एंड बैलेंसेस। आइदर यू मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिटन ओनली सेपरेशन ऑफ पावर और ओनली चेक्स एंड बैलेंसेस। सो अब इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस स्टेट्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शैल एक्ट ऑन द अदर ऑर्गन in such a way as to prevent them from becoming totalitarian and prompt them towards fulfilling their constitutional obligation। मतलब एक जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है वो दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गन को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है दैट वो इट इज नॉट स्ट्रेइंग अस्ट्रे, एंड एट द सेम टाइम वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक कंटेक्स्ट को पकड़ के दैट चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है वो लिख दिया। एक और काम कर सकते थे कि अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस आप डिफाइन कर सकते थे। देन गलती एक और हुई है, और वो गलती क्या हुई है, आपने डायग्राम्स जो बनाए, योर डायग्राम्स आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी। अगर मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूँ, वेस्टर्न में क्या होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। यहाँ पर मैं बता दूं कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द 3 ऑर्गन्स, एंड इन इंडिया देयर इज अ ओवरलैप। मतलब यहाँ पर कुछ ओवरलैप है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के साथ, लेजिस्लेचर जुडिशरी और लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव के साथ।
इन तीनों के साथ देयर इज एन ओवरलैप। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी स्टेटमेंट डायग्राम। आपके डायग्राम्स किन्हीं के ऐसे थे दैट मुझे नहीं समझ आए। आई देखो, मैं मानता हूं कि ठीक है चलो मुझे नहीं समझ में, एग्जामिनर को आगे होंगे, लेकिन लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को अगर आपका डायग्राम नहीं समझ आ रहा है, सपोज चलो एक टाइम के लिए मान लिया कि मैं उतना ब्राइट नहीं हूं, ओके, जब मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं मैं उतना ब्राइट नहीं हूं कि मैं आप समझ पाऊं, लेकिन डायग्राम आपके ऐसे बने हैं दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो डायग्राम है क्या, कहना क्या चाहता है वो। ओके, इस टाइप से लग रहा है लेगो ब्लॉक है। ओके, लेगो का ब्लॉक है ऐसे, और कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, कहना क्या चाहते हैं आप, व्हाट इज दिस। तो मैंने कमेंट्स भी दिया है दैट डायग्राम हैज टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी। आप बोलोगे कि चलो तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो मेरी क्या गलती है, लेकिन मेरा मेरा पॉइंट वही है, मुझे नहीं समझ में आया, चलो मैं सबसे बेवकूफ आदमी हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ हूं लेकिन मैं पढ़ रहा हूं ना आपका। अगर सपोज कोई बेवकूफ इवेलुएटर मिल गया आपको, उसको भी चलो बेवकूफ मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो यू हैव टू, योर डायग्राम हैज टू अपील टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। सामने से समझ आना चाहिए दोस्त, सामने से समझ आना चाहिए। ओके नहीं, आपका ओनली प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, ओके यू हैव मैसेज में, ठीक है, आप आपके कॉपी में भी था, बट आपका नहीं बोल रहा। आज मैंने 3 कॉपी चेक की, तीनों में डायग्राम बना हुआ था सेपरेशन ऑफ पावर वाले क्वेश्चन में, और तीनों का मुझे नहीं समझ में आया। लेगो का ब्लॉक था कि क्या था, व्हाट इज दैट, वो बलून है कि ऊपर जा रहा है, हीलियम भरा हुआ बलून है, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है उस पे। आई हैव रिटन, माय फ्रेंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ठीक है, आप अगर मान लो बोल रहे हो कि भाई तुम्हें नहीं समझ में आया, सपोज किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अगर आप मन ही मन सोच रहे हो कि भाई तेरे को नहीं समझ में आया तो मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है, बट यार आप ये भी तो समझो, मेरे जैसा बेवकूफ इवेलुएटर मिल गया और लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, उसको नहीं समझ में आएगा, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। योर डायग्राम हैज टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी। इंडिया का मैप बना रहे हो, इंडिया का मैप बना रहे हो तो जबरदस्ती क्यों बना रहे हो दोस्त। एग्जामिनर आपका बहुत प्यार से आंसर पढ़ रहा है, बोल रहा है बड़ा बढ़िया स्टूडेंट है ये, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है, इतना अच्छा लिखा, अचानक से बेमतलब का डायग्राम आ गया। इंडिया का मैप है, मीम है, पेप्पे है, अपू है, ओके, फ्रेंड है, क्या है वो, समझ ही नहीं आ रहा है, जबरदस्ती नहीं घुसाना। नहीं आ रहा है तो एक उसमें लिखो, मैंने बोला भी था, आई थिंक यहाँ पर प्रेजेंट है वो बंदा, एंड ही हैज फॉलोड माय फीडबैक। वो फर्स्ट पहले के 3-4 आंसर में क्या करता था वो, दैट दैट गाय वाज मतलब मेकिंग समथिंग समथिंग लाइक दिस, ओके, जैसे वो टॉपर वगैरह करते हैं ना, वो जो रिकमेंडेड होता है कि आप टॉप करोगे, इस टाइप से फिर उसमें अपना आंसर लिखता था, दैट वाज लुकिंग वेरी अगली। आई सेड यार तुम्हारा आंसर ठीक है, यू आर व्हाट यू आर राइटिंग इज राइट, बट योर प्रेजेंटेशन इज गेटिंग हॉरेबल, योर प्रेजेंटेशन इज गेटिंग हॉरेबल बिकॉज तुम जबरदस्ती का फ्लो चार्ट बना रहे हो, जबरदस्ती की डायग्राम तुम घुसा रहे हो। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट्स ना। पॉइंट्स लिखने लगा, उसके बाद से कंसिस्टेंटली ही इज गेटिंग अ गुड कॉपी, ही इज गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, इनिशियली 2-3 दिन उसने किया, वो ऑक्टोपस बनाया, बलून बनाया, बलून में लिख रहा है, ओके, देन आई सेड कि भाई इसको स्टॉप करो, लेट अस ट्राई द नॉर्मल मेथड। वहां से फिर ओके, ही इज नॉट लुकिंग बैक, ओके, अच्छा कर रहा है, एंड ही इज वेरी अपकमिंग, मतलब थोड़े दिन में देखना उसके आंसर्स टॉप पे आने लगेंगे। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस मैनिफेस्ट थ्रू वेरियस प्रोसीजर सेट इन प्लेस टू रिड्यूस एरर। भाई चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों होता है, एक दूसरे का एरर को रिड्यूस करने में। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, देखो स्टेट क्या होता है, स्टेट का मैंने हॉब्स का बताया था ना, थॉमस हॉब्स का, कि हॉब्सियन स्टेट क्या बोलता है, दैट इट वांट्स टू ऑप्रेस यू, इट वांट्स टू टेक अवे योर राइट्स। तो स्टेट के ही ऑर्गन्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को चेक करें। हमारे अंदर एक इविल होता है, एक एंजल होता है, वो होता है ना टॉम एंड जेरी में, एक इविल आता था, एक एंजल आता था, और वो कुछ कुछ बोलता रहता था, वैसे ही समझ जाओ दैट चेक्स एंड बैलेंसेस में बेसिकली जो एंजल है वो आपका एक ऑर्गन है, और इविल दूसरा ऑर्गन है। इविल इज सेइंग कि भाई राइट्स ले लो, सिटीजन्स के राइट्स ले लो, खत्म करो इसको। एंजल कह रहा है नहीं भाई आप ये मत करो। ओके, तो एक बैलेंस बना रहा है, आपको ऑपरेस करना चाहता है स्टेट, लेकिन स्टेट के ऑर्गन ही एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं ऑपरेस नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए बेसिक स्ट्रक्चर, उस समय एग्जीक्यूटिव ग्रीडी हो गया था, इमरजेंसी लगा रहा था, 25 अमेंडमेंट विद इन 6 years, 25 अमेंडमेंट, 20-25 अमेंडमेंट्स, आई थिंक, हाँ 20 अमेंडमेंट्स के करीब उसने किया, 18 से 20 अमेंडमेंट्स किया। तो वो क्या कर रहा था,
Executive had lost its mind between 1967 गोलकनाथ केस एंड दी 1977. 10 साल उसका माइंड कहीं और रहा था. तो वहां पर दूसरे ऑर्गन दैट इज द जुडिशियरी, इट नॉक्ड सम सेंस इनटू इट. इट नॉक्ड सम सेंस इनटू इट दैट मत करो. दैट इज द ट्रू चेक्स एंड बैलेंसेस. कि भाई तुम्हारा बैड फेस चल रहा है, इट इज अ बैड फेस फॉर यू, लेट मी करेक्ट यू. ओके, ये देखो यहाँ पर देर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके वजह से मैं तुम्हें करेक्ट कर सकता हूँ. उससे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कम हो सकता है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को डिसरिगार्ड कर रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही जा रहा है. उसको रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस है. ओके, क्या क्या प्रोविजंस है. ओके, तो लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव पे. तो आर्टिकल 61 प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द पार्लियामेंट. ओके, एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को कौन इम्पीच करता है, पार्लियामेंट इम्पीच करता है. देन आर्टिकल 75, इट कॉल्स फॉर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विच इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल. लेजिस्लेटिव डिवाइसेस वगैरह यूज होते हैं, क्वेश्चन आर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ थैंक्स, अप्रूवल ऑफ बजट, पार्लियामेंट्री कमिटीज, इन सबको यूज करके आप आगे एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर कंट्रोल कर सकती है. एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल कर सकती है लेजिस्लेचर को. हाउ? आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट कैन समन प्रोरोग both houses of parliament and dissolve the house of people, that is the lok sabha, from time to time. Then article 86 में president may send message to either house of parliament with respect to a bill that is pending. कोई बिल अगर मान लो legislature has lost its mind, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव उसको बोल सकता है कि भाई बिल पेंडिंग है, बिल को कवर करो. Then Article 103, President finally decides on the disqualification of the members of Parliament, जो opinion होता है इलेक्शन कमीशन का. Then Article 108, joint sitting, President बुला सकते हैं. अभी आप सभी ने आंसर लिखा. Article 111, veto power of the President, उसमें सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो आपको पता है कितना पावरफुल है, अपने बेसिकली पॉकेट में रख लेता है एंड इट डाइज. देन इनडेफिनेटली रख लेता है. आर्टिकल 118, प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर द प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू द जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग को कंट्रोल कर सकता है. आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस बनाने का पावर. ओके, और 215 जहां पर नहीं सॉरी 215 नहीं, 213, जस्ट उल्टा. 123 को रीअरेंज कर दोगे तो क्या आएगा पता है ना. 123 इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड उसको रीअरेंज कर दो, एक आगे एक पीछे कर दो, 213 हो जाएगा. तो ये क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर. गवर्नर के पास भी है ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यस और नो. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये देखो एक चीज बताता हूँ आपको, ये सारे ना दिस इज जस्ट सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है, ये आपको एडवाइस दे रहा है, ये लिख सकते हो. सब चीज लिखना पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए मैंने आपको कल क्या बोला था कि कोचिंग वाले एक ब्लंडर क्या करते हैं, दैट एक अच्छे एस्पिरेंट जिसने अच्छा पॉइंट लिखा है, होलसम पॉइंट्स लिखे हैं, उसको सिनॉप्सिस से जज करते हैं कि भाई सिनॉप्सिस जितने पॉइंट्स क्यों नहीं लिखे आपने. सिनॉप्सिस जितने पॉइंट आप लिख ही नहीं सकते. कितना पेज है देखो भाई, 46 पेज का सिनॉप्सिस है ये. 10 क्वेश्चन कहां से आप लिख लोगे, 10 क्वेश्चन मतलब कितना होता है, 5 into 2 10 पेज, और 5 into 3 15. और ये क्या है, स्मॉल फॉन्ट. स्मॉल फॉन्ट में इंफॉर्मेशन आया, आपके राइटिंग थोड़ा बड़ा होता है. ओके, तो 25 पेज है, ये 46 पेज है, और इसको और कम कर लो, मैं 15 पेज ही बोलूंगा, बिकॉज आप राइटिंग करोगे तो बड़ा हो जाएगा. उसके बाद जज करते हैं कि भाई सिनॉप्सिस में तो 5 पॉइंट और लिखे हैं. ये चीज नहीं है इसमें, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल पॉइंट्स दे रहा हूं, आपके ऊपर है कि कैसे सेलेक्ट करोगे इससे, और उसके बाद एक आंसर बिल्ड करो अराउंड. ठीक है, इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइडियल है. अगर आर्टिकल की आप बात कर रहे हो, आर्टिकल की बात कर रहे हो तो आइडियल है. देन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वेयर द एग्जीक्यूटिव मेक्स रूल एंड पासेस ऑर्डर्स टू गिव इफेक्ट टू द लॉज. ओके, जहां पर पार्लियामेंट ही दे देता है पावर, पार्लियामेंट पावर दे देता है एग्जीक्यूटिव को ऑन सम मैटर्स जो इट डीम्स दैट द एग्जीक्यूटिव कैन डू ऑन इट्स बिहाफ. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. देन इसमें वो भी हो जाएगा, जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म इस कैन बी एन एग्जांपल. ओके, अगर आप देखो विशाखा गाइडलाइंस का एग्जांपल दे सकते हो आप. विशाखा गाइडलाइंस में क्या हुआ था, एग्जीक्यूटिव फेल्ड टू डू इट्स ड्यूटी. द एग्जीक्यूटिव फेल्ड टू डू इट्स ड्यूटी, और वहां पर द जुडिशरी स्टेप्ड इन एंड ओके
tried to save the dignity of working women and women who faces sexual harassment at workplace. ठीक है, सो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है आर्टिकल 21, और क्या है हमारे पास, देन वी हैव बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, और फाइनली हमारे पास है कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस इन तीनों को हम कल कर लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, कल सुबह आ सकते हो, सुबह 11 बजे, बिकॉज शाम का टाइम मैंने एंथ्रोपोलॉजी वालों को डेडिकेट कर दिया है। तो शाम को 7 बजे के करीब या 5 बजे, आई एम नॉट वेरी श्योर, एंथ्रो की क्लास होगी। ओके, ठीक है, I'll give you back. Okay, don't worry about it.